नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में अपना सेशन 15 एरर्स का। तैयार हैं आप लोग? आप सभी तैयार हैं गाइज? आज है हमारा वॉल्यूम 6। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपने 5 वॉल्यूम तक देख लिया होगा। दोस्तों, आपके जितने भी कमेंट हैं मेरे पास कि सर ये एरर सीखना है, ग्रामेटिकल में वर्ब के एरर सीख रहे हैं या फिर एडजेक्टिव के, हम लोग पर्टिकुलर वीडियो पे बात करेंगे और पर्टिकुलर वीडियो ही लाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हाल फिलहाल जितने स्टूडेंट्स के एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो जो आने वाला है, क्लरिकल या पीओ, और या फिर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स हो गाइस, हम सभी को जरूरत है अपने उन एरर्स पे काम करने की जो कि प्रीवियस बेस्ड एरर्स हैं, राइट, जो कि प्रीवियस पेपर्स पे आए हुए हैं। तो फिलहाल के ये जो सेशन चल रहे हैं ये उन्हीं एरर्स के लिए चल रहे हैं। आप कोशिश करिए इन एरर को समझने की, और कोशिश ही नहीं, मुझे मालूम है कि आप सक्सेसफुल होंगे। मैं आपको समझा रहा हूं हर एक एरर्स अच्छे से। यदि फिर भी कहीं कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट एवरीबॉडी? ओके, स्टार्ट करते हैं आज के वो 15 एरर्स। वॉल्यूम 6 में वो कौन से 15 एरर्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो गेट रेडी योरसेल्फ, और ये रहे आपके वो 15 एरर्स दोस्तों। इनको इत्मीनान के साथ करिए और हर एक एरर को दोस्तों उसके वर्ड टू वर्ड समझिए, उसका हर एक वर्ड समझिए, उसकी ग्रामेटिकल सिचुएशन को समझिए। जब आप एरर करने में सक्सेसफुल रहेंगे, आप एक बात गांठ बांध लें, एक बात आप प्रोफेशनली समझ लें अच्छे से दोस्तों, एरर ग्रामर बेस हो जरूरी ये नहीं है, लेकिन एरर रीडिंग बेस है ये जरूरी है। हर एक एरर रीडिंग बेस होता है। आपकी रीडिंग परफेक्ट है, आप आसानी से एरर ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में एक ही बात कहता हूं, प्लीज 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 आप रीडिंग करना ना भूलें, डेली रीडिंग करें, और रीडिंग करने के बाद ही आप एरर को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के 15 एरर्स और देखते हैं कौन सा है फर्स्ट एरर। आइए, ये हमारे 15 क्विक एरर्स, और ये है नंबर 1। तो दोस्तों नंबर 1 एरर है हमारा आज का। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, कंटेस्टेंट्स डज अ सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट एंड स्पोक अबाउट देयर प्लान ऑफ एक्शन फॉर इंप्लीमेंटिंग द एक्ट। बहुत सिंपल एरर है, बस हमें समझना है क्या कह रहा है आपको सेंटेंस में। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, कंटेस्टेंट्स डज अ सिचुएशनल एनालिसिस। कॉम्पिटिशन के सेकेंड डे में जो कंटेस्टेंट थे, जो प्रतियोगी थे, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, वो उन्होंने एक सिचुएशनल एनालिसिस किया। उन्होंने एक चीज को जानने की कोशिश करी ऑफ द स्टेट, स्टेट के मतलब उस राज्य के सिचुएशन को जानने की कोशिश करी, एंड स्पोक अबाउट देयर प्लान, और अपने प्लान को बताया, अपने प्लान के बारे में कहा। ऑफ एक्शन मतलब उनका जो एक्शन प्लान था वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। फॉर इंप्लीमेंटिंग द एक्ट, वो किस तरह से उस एक्ट को, वो जो भी एक्ट करने वाले हैं, जो भी एक्शन लेने वाले हैं, वो उसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया, उसके बारे में उन्होंने बताया। सो दोस्तों यहां पे एरर क्या है? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, देखिए सेंटेंस में कहना चाह रहा है ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो इसका मतलब एक चीज तो सिंपल सी है कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका है। यदि मैं सेकेंड डे की बात कर रहा हूं तो मतलब फर्स्ट डे गुजर गया, मतलब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। तो ऑन द सेकेंड डे ऑफ कॉम्पिटिशन, कंटेस्टेंट्स डज अ सिचुएशनल, कंटेस्टेंट्स करते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि हर एक कॉम्पिटिशन में ये चीजें चलती हो, हर एक कॉम्पिटिशन में तो एनालिसिस चलते नहीं है, लेकिन हाँ कोई कॉम्पिटिशन था जिसमें एनालिसिस हुआ, तो इसलिए यहां पे डज नहीं आएगा। डज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोस्तों ये कोई हैबिट नहीं है। हम डज और डू का यूज कहां करते हैं? हैबिट के लिए। आप सबको मालूम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां यूज होता है? ये यूज होता है जहां आप हैबिट शो करते हैं, और ये सेंटेंस आपको हैबिट शो नहीं करवा रहा। इसलिए दोस्तों यहां डज के प्लेस पे हम यूज करेंगे डिड। और हम सभी को मालूम है कि डिड जो है वो डू और डज की सेकंड फॉर्म होती है। किसकी? डू और डज की। और डिड जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट, आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एरर तो हमें मिल गया कि भाई डज का डिड हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। दूसरा, आप ध्यान दीजिए यहां पे ऑन यूज है। काफी एरर्स जो होते हैं एग्जाम में उनमें आ जाता है इन द सेकेंड डे। ना, जब डेज की बात होती है तो हम कहते हैं ना ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन जनवरी, ऑन फरवरी, मंथ्स में। ऐसे ही ऑन द सेकेंड डे। तो ये याद रखिए कि भाई ऑन आता है डेज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड करने से पहले देखिए यहां पे
एंड के बाद एक वर्ब यूज हुई है स्पोक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ग्रामर हमसे एक रूल कहती है, और ग्रामर हमसे ये कहती है कि भाई एंड से जो भी दो वर्ब रिलेट होंगी, मैं बता रहा हूं आपको, फिर सुनिएगा ध्यान से, एंड से जो भी दो वर्ब जुड़ेंगी वो हमेशा सेम टेंस में होती हैं। यदि पहली वाली पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरी वाली भी पास्ट इंडेफिनिट, यदि पहली वाली पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो दूसरी वाली भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बस एक चीज को छोड़ के, वो सेंटेंस कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस अलग चले जाते हैं, राइट, लेकिन ध्यान रखें सेंटेंस कंडीशनल नहीं है तो एक सेंटेंस में दो वर्ब हमेशा एक ही टेंस में होती हैं। नंबर सेकंड कह रहा है आपसे, द एनजीटी हैज वार्न्ड, एनजीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वार्न किया, उसने चेतावनी दी, हैज वार्न्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सभी को आता होगा यहां पे, हैज के संग थर्ड फॉर्म, हैज वार्न्ड दैट एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल्स से एयर पॉल्यूशन है होता है, एंड पावर स्टेशन, और जो पावर स्टेशन हैं जो एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनसे जो पॉल्यूशन निकलता है, इज रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो लाइफ की आशा को घटा रहा है। एक्सपेक्टेंसी किससे बना है? एक्सपेक्ट से। जो लाइफ है, जीवन है, जीवन हमने अज्यूम किया है भाई 70 साल की लाइफ होती है या 60 साल की होती है, 40 साल की होती है, तो वो उसमें भी घटोत्तरी कर रहा है, वो उसको भी घटा रहा है। इन द कंट्री, हमारे देश में, इन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स, मतलब जिसकी भी लाइफ जितनी भी है उसमें 6 महीने और घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना है यारों, तो इसीलिए क्या घट जाती हैं भाई, वो चीज घट रही है। इट मींस हमारा जो एवरेज है वो घट जाता है। इज इट क्लियर? सो वी मस्ट गो थ्रू विद द वन थिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1, when we are talking about in an average, so we never ever use an average with in. It means आपको in हटा देना है। There will be no use of in. There will be no use of in. तो भाई क्या यूज होगा? यहां पे यूज होगा on. क्या यूज होगा? on. एक फ्रेज होता है ऑन एन एवरेज, तो इस फ्रेज को आप ध्यान रखेंगे, ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स, मतलब एक हम एवरेज पर बात करें, एक एवरेज में नहीं, एक एवरेज पर बात करें 6 महीने के, तो भैया क्या होता है कि लोगों की 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज एज घट जाती है। तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स एज घट जाती है, तो इसीलिए ऑन एन एवरेज, ये ध्यान रखें, गांठ बांध लें, ऑन जो है वो फ्रेज है ऑन एन एवरेज। इज इट क्लियर? आइए नंबर थर्ड है, A new research has shown मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबको पता है। न्यू रिसर्च ने बताया, has shown दिखाया, that कि kids who have a high body mass, ऐसे बच्चे जिनका बॉडी मास, मतलब बॉडी मास का मतलब यहाँ पे बॉडी वेट से है, have a high बहुत ज्यादा है, have a high body mass index, इंडेक्स मतलब है वही, मतलब एक इंडेक्स के थ्रू बताया कि भाई जिन बच्चों का बॉडी मास बहुत होता है, आर मोर लाइकलियर टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, उनको जल्दी ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, एंड ब्लड इंसुलिन लेवल्स जो है उनका वो बढ़ जाता है बाय द टाइम दे रीच एडोलेसेंस। कब तक? देखिए ये भी फ्रेज है बाय द टाइम, आप ध्यान रखेंगे, वर्ड होता है नॉट एट द टाइम, बाय द टाइम। कब तक? बाय द टाइम दे रीच एडोलेसेंस, जब तक वो जवान होते हैं, जब तक वो यूथ और यंग होते हैं। तो सेंटेंस सिंपल था, उसने कहा अ न्यू रिसर्च हैज शोन दैट किड्स हु हैव अ हाई ब्लड मास इंडेक्स आर मोर लाइकलियर टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड इंसुलिन लेवल्स बाय द टाइम दे रीच एडोलेसेंस। सो व्हाट मस्ट बी द एरर? कोशिश करिए इसमें छांटने की, क्या एरर हो सकता है यदि हम हर एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो। दोस्तों चलिए तो देखते हैं इसमें एरर क्या है। तो सेंटेंस ने आपसे क्या कहा, आपने समझ लिया सभी ने। A new research has shown, एक जो नया रिसर्च है उसने दिखाया, that kids who have a high blood mass index, जिनके बॉडी में हाई ब्लड मास है, जिनके बॉडी में क्या है, हाई बॉडी मास, हाई बॉडी मास मीन जिनका बॉडी मास जो है, बॉडी वेट जो है वो बहुत है, आर मोर लाइकलियर, वो काफी ज्यादा क्या रखता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों यहाँ पे लाइकलियर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लाइकलियर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोर जो है वो गाइज लाइकलियर का साथ नहीं दे सकता, यहां पे आपको वर्ड यूज करना है लाइकली, LIKELY। यहां पे आप ध्यान रखें, लाइकलियर के प्लेस पे लाइकली यूज कर लेंगे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, लाइकलियर से सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला। पहली बात आप ये समझिए, मोर अपने आप में कंपैरेटिव है, मोर क्या है, कंपैरेटिव, और जब ऑलरेडी कंपैरेटिव है मोर, तो भाई लाइकलियर भी कंपैरेटिव हो गया, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लग सकते। आपको क्या यूज करना है, आर मोर लाइकली, और लाइकली का मतलब भी होता है
जैसे सेंटेंस में कहा आर मोर लाइकली टू हैव, ज्यादातर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है एंड ब्लड इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाता है। तो मोर लाइकली मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है उनका, मोर लाइकली वो ज्यादा जो बच्चे होते हैं उनका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर केवल इसी कारण से बढ़ जाता है जो वो बचपन में उनका जो बॉडी मास है वो बहुत ज्यादा होने के कारण। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेंटेंस में लाइकलियर के प्लेस पे लाइकली आएगा बिकॉज दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकते। नंबर फोर्थ कह रहा है दोस्तों आपसे द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड, कंज्यूमर फोरम ने डायरेक्ट किया मतलब इंडिकेट किया द मोबाइल कंपनी को टू कंपेंसेट कि वो हर्जाना भरे अ कंप्लेंट मतलब शिकायतकर्ता को फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल एगोनी, उसको जो असुविधा हुई और जो उसको मानसिक पीड़ा हुई, हु ही हैड टू सफर, जो उसको सहनी पड़ी बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट स्टाफ, क्यों? क्योंकि भाई उनके सपोर्ट स्टाफ्स के कारण इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, और उनका जो इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था, जो उनका स्टाफ था जो उनको सपोर्ट करता था, उनका इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, उसके कारण उनको जो किनको जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट मतलब शिकायतकर्ता जो है, उन्होंने शिकायत क्यों की? क्योंकि उनको मानसिक पीड़ा हुई, मतलब उनके संग कुछ हरकतें ऐसी हुई, उनके संग कुछ बिहेवियर ऐसे हुए जो उनको अच्छे नहीं लगे। तो कंज्यूमर फोरम ने उनको डायरेक्ट किया, डायरेक्ट मतलब उनको कहा, उनको निर्देश दिया कि भाई आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, किनको? उस शिकायतकर्ता को, क्योंकि आपके लोगों ने उसके संग ऐसा बिहेव किया। तो दोस्तों एरर क्या होना चाहिए? सोचें आप, द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट, राइट? द मोबाइल कंपनी को टू कंपेंसेट का मींस हर्जाना भरना, अ कंप्लेंट का मतलब एक इंसान जो शिकायत करता है, तो शिकायत करने वाला शिकायतकर्ता, फॉर द इनकन्वीनियंस का मींस असुविधा, एंड मेंटल एगोनी। दोस्तों मेंटल का मतलब होता है मानसिक और एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, मानसिक पीड़ा जो उसको हुई, हु ही हैड टू सफर, जो उसको सहनी पड़ी। तो उसको क्या सहना पड़ा? उसको मानसिक एगोनी, पीड़ा सहनी पड़ी। और दोस्तों हु का यूज आप करते हो पर्सन के लिए, किसके लिए? पर्सन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मानसिक पीड़ा कोई पर्सन का नाम है क्या? नहीं। तो भाई मानसिक पीड़ा क्या है? मानसिक पीड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम हु का प्रयोग नहीं, हम विच का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे हु के प्लेस पे विच का यूज करेंगे, ना कि हु का। नंबर 1, विच ही हैड टू सफर बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट। अब यहां पे एक दिक्कत और है, यहां सेंटेंस में दो एरर निकल आए हैं। अब दो एरर क्या है कि यहां पे हु के प्लेस पे तो आपने दोस्तों विच लगा लिया, ये सही है, लेकिन आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों यहां पे देयर सपोर्ट भी नहीं आएगा। देयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये देयर आ रहा है कंपनी के लिए। किसके लिए? कंपनी के लिए। उनका सपोर्ट, किनका सपोर्ट? कंपनी का सपोर्ट स्टाफ जो है। तो दोस्तों यहां पे देयर के प्लेस पे इट्स आना चाहिए। वैसे तो ये इट्स एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं है, ये इट्स है, ये ध्यान रखेंगे, ITS, ये पॉजेसिव केस होता है इट का। वैसे तो सेंटेंस में दो एरर नहीं होते, लेकिन इस सेंटेंस में हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे दो एरर क्यों है। एक तो हु गलत है जो विच हो जाएगा, दूसरा देयर नहीं होगा क्योंकि देयर प्लूरल होता है। कंपनी की बात हुई है तो एक इंसान, एक कंपनी की बात हुई है, तो चाहे एक इंसान की बात हो या किसी वस्तु विशेष की बात हो, उसके लिए या तो हम हिज का यूज करेंगे इंसान के लिए, और कोई निर्जीव चीज है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो इट्स का यूज करेंगे। क्लियर? नंबर 5 कह रहा है पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग। ऐसे लोग जिनकी परफॉर्मेंस मॉर्निंग में बहुत हाई होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग का दिमाग मॉर्निंग में बहुत चलता है, तो सेंटेंस में वही कहा, लोग जिनका दिमाग मॉर्निंग में बहुत चलता है, जिनकी परफॉर्मेंस मॉर्निंग में बहुत पीक पर होती है, हाई होती है, आर बेटर पोजीशन फॉर करियर सक्सेस। वो करियर सक्सेस पर बेटर पोजीशन में होते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर मोर प्रोएक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, देन पीपल, उन लोगों से, हु आर एट देयर्स इन द इवनिंग, उन लोगों से जिनका दिमाग इवनिंग में चलता है, जिनका दिमाग और जिनकी परफॉर्मेंस इवनिंग में ज्यादा होती है, बजाय उन लोगों के जिनकी मॉर्निंग में ज्यादा होती है परफॉर्मेंस। वो लोग काफी संतुलित होते हैं, वो काफी एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं। सो व्हाट मस्ट बी द एरर हियर? पीपल हुज परफॉर्मेंस, पीपल लोग, जिनकी, तो सेंटेंस में जहां भी हिंदी में निकलता है जिनका जिनकी, तो आपको ध्यान रखना है जिनका जिनकी के लिए हुज लगाते हैं। परफॉर्मेंस पीक्स, दोस्तों यहां पे पीक्स जो है वो वर्ब है। पीक का मतलब चोटी भी होता है, लेकिन चोटी में एस लग गया तो मतलब पीक्स हो गया।
इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आर बेटर पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर बेटर पोजिशन? क्या इसका कोई मीन है? उसने कहा पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजिशन फॉर करियर सक्सेस। तो दोस्तों आर बेटर पोजिशन गलत है, या तो आप यहां पे ये कहिए पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजिशन्ड, क्योंकि बेटर जो है वो एडजेक्टिव के आगे आता है और पोजीशन जो है वो यहाँ पे नाउन है। तो पोजीशन को आप जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? पोजीशन जब एडजेक्टिव बनेगा तो दोस्तों वो पोजीशन बन जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा POSITIONED, पोजीशन। क्यों बनाया मैंने? क्योंकि बेटर जो है वो एडजेक्टिव है। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, बेटर क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो होते हैं बेटर, गुड का बेटर होता है ना, बेटर जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव है और यहां पे पोजीशन नाउन है। तो बेटर पोजीशन, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजीशन्ड, उनकी पोजीशन जो है वो काफी बेहतरीन हो गई फॉर करियर सक्सेस, करियर सक्सेस के लिए, बिकॉज क्योंकि दे आर मोर प्रोएक्टिव, वो काफी प्रोएक्टिव हैं देन पीपल, उन लोगों से हु आर एट देयर्स इन द इवनिंग, जो कि कहां पे हैं? जो कि इवनिंग में होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजीशन, वो बेटर पोजीशन पे होते हैं, या होने की बात आ रही है। यहां पोजीशन जो है वो एज अ नाउन है, लेकिन सेंटेंस का मीन नहीं निकलेगा नाउन से। तो जो बेटर पोजीशन, आर बेटर इन पोजीशन या तो करें, या आर बेटर पोजीशन्ड, या तो आप कहें आर बेटर इन पोजीशन फॉर करियर सक्सेस, वो करियर सक्सेस के लिए बेटर पोजीशन पर होते हैं। और या फिर आप करें आर बेटर पोजीशन्ड, जिनकी पोजीशन जो है वो बेटर होती है। तो इसलिए हम लोगों ने पोजीशन्ड कर लिया। इज इट क्लियर? या फिर आप इन पोजीशन भी कर सकते हैं। नंबर 6 है द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज। जो स्लम एरियाज हैं उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, स्लम एरियाज मतलब जहां दोस्तों खाने पीने की सुविधा अच्छी नहीं है, जो भीड़ इलाके होते हैं, जहां पे बहुत ही पुअर लोग रहते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज इज सच दैट, वो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज इज सच, ऐसा है दैट चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स, उन एरियाज में जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, आर रिक्वायर्ड टू हेल्प, उनको जरूरत पड़ती है हेल्प की, सहायता की, इन द हाउस होल्ड वर्क, कहां पे? घर के कामों में। वो लोग दोस्तों बहुत काम करते हैं, सुबह से उठ के शाम तक काम ही काम करते रहते हैं। तो उन बच्चों को जरूरत होती है हाउस होल्ड वर्क में हेल्प की, एंड ऑल्सो परफॉर्म, और वो परफॉर्म करते हैं, एंड ऑल्सो परफॉर्म, और वो परफॉर्म करते हैं देयर कोर्स, अपने दूसरे कामों को। राइट? मतलब वो हाउस होल्ड वर्क तो करते ही करते हैं, इसके साथ शायद वो कहीं बाहर कमाते हैं, किसी के यहाँ जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो जो दूसरे कोर्स हैं, यहाँ पे कोर्स का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ कोर्स इज दूसरे काम। तो उन कामों को भी वो देखते हैं, तो उनको हेल्प की जरूरत होती है किसमें? अपने हाउस होल्ड वर्क में। क्लियर? सेंटेंस में जो एरर है ना, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही माइंडेड एरर है। क्या एरर है? द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है स्लम एरियाज का, ठीक है, इज सच दैट, वो ऐसा है कि चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स, जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, आर रिक्वायर्ड, उनको जरूरत होती है, पैसिव वॉइस है दोस्तों, आर रिक्वायर्ड, उनको जरूरत होती है, टू हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, कि उनको हेल्प की जाए हाउस होल्ड वर्क में, एंड ऑल्सो परफॉर्म, और वो परफॉर्म करते हैं देयर कोर्स, अपने कामों को। तो भाई एक बात बताओ, जो देयर कोर्स है अपने कामों को, और यहां पे एक वर्ड दे रखा है द हाउस होल्ड वर्क, अपने घर के कामों को, तो भाई घर के काम भी तो उन्हीं के काम हैं। घर के काम किसके काम है? उन्हीं के काम है। तो यहां पे घर के काम और देयर कोर्स सेंटेंस मैच नहीं कर रहा। भाई घर के कामों को छोड़कर जो दूसरे काम हैं, तो यहां पे आना चाहिए देयर के प्लेस पे अदर कोर्स, मतलब जो उनके अन्य काम हैं। आप सेंटेंस का मीन लगा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहां पे सेंटेंस में कहना चाह रहा है जो उनके दूसरे काम हैं उनके लिए वो उनको भी करते हैं परफॉर्म, और जो घर के काम है उनमें उनको हेल्प चाहिए होती है। और ये बच्चे कहां के हैं? ये स्पेशली वो गर्ल्स हैं दोस्तों जो स्लम एरियाज से बिलोंग करती हैं। उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बिखरा हुआ होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंटेंस। इज इट क्लियर? आइए नंबर 7 कहना चाह रहा है Either रोहन और his friend were going to party yesterday। बहुत सिंपल है, हम सभी को मालूम पड़ा होगा, या तो रोहन या फिर उसका दोस्त जा रहे थे टू द पार्टी, पार्टी में कल, yesterday। तो दोस्तों जब रोहन सिंगुलर है और उसका दोस्त सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल क्या कर रही है? यहां पे वेयर नहीं आएगा,
यहाँ पे वेयर के प्लेस पे हम लोग वॉज का यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे वॉज का? क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं और रूल क्या होता है कि ईदर और के साथ यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन सिंगुलर हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। मैं कहूं ईदर ललिता और विशाखा इज गोइंग या आर गोइंग, इज गोइंग। क्यों? क्योंकि दोनों बंदियां हैं, लड़कियां हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? ये दोनों जो गर्ल्स हैं गाइस, ये सिंगुलर हैं और ईदर और से जुड़ी हुई हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। नंबर 8, what is all about 8? What it says? It says you even after so much years of independence, स्वतंत्रता के बहुत सारे सालों बाद भी the poor in India continue to suffer। जो गरीब हैं, ये जो the poor है ना, the poor का मतलब होता है गरीब लोग। यदि poor के आगे द लग जाए, मतलब किसी एडजेक्टिव के आगे, दोस्तों पुअर क्या होता है? पुअर एडजेक्टिव होता है। रिच क्या होता है? RICH, रिच, रिच एक एडजेक्टिव होता है। यदि इनके आगे क्या लग जाए? द, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जाति को डिनोट करती हैं, पूरी की पूरी जाति डिनोट होती है। तो द पुअर इन इंडिया, जो गरीब लोग हैं इंडिया में, कंटिन्यू टू सफर, वो आज भी क्या है? वो आज भी सफर कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, सोशली, सामाजिक तौर पे, एज वेल एज इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली तौर पे भी, एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पर, एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, और बहुत डिफरेंट फॉर्म्स पे, मतलब डिफरेंट लेवल्स पर वो क्या झेल रहे हैं? बहुत ज्यादा दोस्तों इकोनॉमिकली हालत उनकी खराब है, और डिफरेंट फॉर्म्स पर, मतलब वो जैसे रह रहे हैं उनकी जो सिचुएशन है वो भी बहुत खराब है। सेंटेंस सिंपल है, आपको मीनिंग समझ में आया, लेकिन सेंटेंस में कहना चाह रहा है इवन आफ्टर सो मच ईयर्स। ईयर्स क्या है? काउंटेबल है, और दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी मच का यूज नहीं करते। आप ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी काउंटेबल नाउन कभी भी मच नहीं लेगा, तो भाई क्या लेगा? मैनी। क्यों? क्योंकि मच का यूज आप अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और मैनी का यूज आप काउंटेबल के लिए। तो इसीलिए आपको यहां पे एक वर्ड यूज करना है और वो है मैनी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आपको मैनी का यूज करना है। दोस्तों हमें क्या यूज करना है? हमें मैनी यूज करना है। इज इट क्लियर? और मैनी क्यों यूज करना था हमको? क्योंकि यहां पे ईयर्स की बात हुई है और ईयर्स काउंटेबल है। नंबर 9 कहना चाह रहा है वेदर और नॉट टू कन्विक्ट दैम फॉर देयर रोल इन द रॉबरी। रॉबरी मतलब डकैती। डकैती में उनका जो रोल है, उनका जो भाग है, वेदर और नॉट टू कन्विक्ट दैम फॉर देयर रोल इन रॉबरी, उनको दोषी ठहराया जाए या ना ठहराया जाए, इज अ डिसीजन विच इज येट टू टेक। एक ऐसा डिसीजन है जो अभी भी लेना बाकी है। एक रॉबरी हुई, रॉबरी में कुछ लोगों को पकड़ा गया। अब उसने सेंटेंस में कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनको अपराधी ठहराया जाए। कन्विक्ट मतलब होता है दोस्तों अपराधी, कन्विक्ट मतलब अपराधी। तो वेदर मतलब या तो, वेदर के संग हमेशा और आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो वेदर और नॉट टू, या तो और या नहीं, अपराधी ठहराया जाए दैम उन लोगों को, फॉर देयर रोल उनके रोल के लिए रॉबरी में, इज अ डिसीजन ये एक डिसीजन है, विच इज येट टू टेक जो अभी भी लेना बाकी है। तो विच इज येट टू टेक नहीं होगा दोस्तों, जो अभी भी लेना बाकी है किसके द्वारा? किसी जज के द्वारा। तो जब काम किसी के द्वारा होता है तो हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में होगा विच इज येट टू बी टेकन, यहां पे आ जाएगा विच इज येट टू बी, और टेक में आ जाएगा टेकन। तो आपको ध्यान रखना है विच इज येट टू बी टेकन, और ये बन गया आपका पैसिव वॉइस जो अभी भी लेना बाकी है। तो टेक का टेकन और टू और टेक के बीच में बी आएगा। क्लियर? नंबर 10 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अनुसार एस्टिमेट्स एटलीस्ट 4 मिलियन टन ऑफ शुगर। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, गवर्नमेंट के अनुमान के अकॉर्डिंग जो 4 मिलियन टन ऑफ शुगर है कम से कम विल हैव टू बी इंपोर्टेड, वो इंपोर्ट की जाएगी, वो आयात की जाएगी, ली जाएगी। इंपोर्ट मतलब आयात की जाएगी, हैव टू बी, उसे इंपोर्ट करना है इस साल, दिस ईयर, बिकॉज ऑफ अ पुअर मानसून, क्योंकि मानसून की स्थिति जो है वो बहुत खराब है, मानसून बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत गंदा है, मानसून आ ही नहीं रहा, तो शुगर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे देश में। तो इसके लिए हमें लगभग 4 मिलियन टन जो है शुगर बाहर से मंगानी है। तो सिंपल है। तो सेंटेंस में क्या एरर हुआ? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स,
दोस्तों एस्टिमेट्स कोई वर्ड नहीं होता, गवर्नमेंट का कितना भी लंबा चौड़ा एस्टिमेट हो वो एस्टिमेट ही होता है। गवर्नमेंट का अनुमान, गवर्नमेंट के बहुत सारे अनुमान नहीं, गवर्नमेंट का अनुमान, द अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, एस्टिमेट मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। नंबर 11 कहना चाह रहा है एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर। दोस्तों इसमें मैन्युफैक्चर लिखा है, इसमें एक और आर भर जाएगा, मींस एट प्रेजेंट हाल ही में चाइना जो है वो संसार का सबसे बड़ा लीडर, मतलब लीड करने वाला मैन्युफैक्चरर है जो सामान को बनाता है ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। कौन से फ्रेंड्स नहीं बनाता है, ये कौन से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है, ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो कि एनवायरमेंट से रिलेट करते हैं, जो भाई नाम ही है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब जो एनवायरमेंट को सेव करते हैं। इनमें नंबर 1 कौन है, चाइना। क्या कर रहा है, वर्ल्ड में लीड कर रहा है मैन्युफैक्चर करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाकर, सच एज, और वो क्या बनाता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, तो भाई इलेक्ट्रिक कार्स है, इको फ्रेंडली है, कोई प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। बाइसिकल बना रहा है तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता, राइट। तो इको फ्रेंडली चीजें दोस्तों, तो इको फ्रेंडली चीजें क्या होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो और चाहे वो इको फ्रेंडली बाइसिकल हो, ये क्या चीजें होती हैं जो कि पॉल्यूशन बढ़ाती नहीं है। तो एट प्रेजेंट चाइना जो है वो संसार में नंबर 1 पे चल रहा है इन चीजों में। तो एरर क्या होगा भाई, एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चर नहीं होता, लीडिंग मैन्युफैक्चर होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चरर जो है वो है नाउन। क्या है वो, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहां पे लीडर ना होके लीडिंग होगा, और क्यों होगा, क्योंकि लीडर नाउन होता है और लीडिंग जो है वो एडजेक्टिव है। तो आपको जरूरत है एक एडजेक्टिव की, तो यूज एन एडजेक्टिव। क्लियर। लीडिंग मैन्युफैक्चरर, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि लीड करता है पूरे संसार में, लीडिंग। नंबर 12 कहना चाह रहा है ओवर 90% फ्रॉम अस, हम में से 90% लोग फील दैट, ऐसा महसूस करते हैं, हम में से 90% लोग ऐसा महसूस करते हैं, फील करते हैं कि यदि गवर्नमेंट हैड टेकन, यदि गवर्नमेंट ने लिया होता, इफ के साथ यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो ध्यान रखें उसका मतलब होता है होता होती। इफ के साथ यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब होता है इमेजिनरी सेंटेंस, ऐसा होता, वैसा होता, फलाना होता, ऐसा होता है। यदि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया होता, सम करेक्टिव मेजर्स, उसने कुछ करेक्ट डिसीजन लिए होते अर्लियर, पहले ही, तो द एपिडेमिक कुड हैव बीन अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है बचना, तो एपिडेमिक से बचा जा सकता था। यदि हम में से 90% लोग सोचते हैं यदि गवर्नमेंट ने करेक्टिव मेजर्स लिए होते, सही डिसीजंस लिए होते पहले ही, तो एपिडेमिक जैसी बीमारी से बचा जा सकता था। सिंपल। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, ओवर 90%, ये जो परसेंट वर्ड आया है ना 90%, परसेंट कभी फ्रॉम नहीं लेता, परसेंट के संग आता है ऑफ। तो सेंटेंस होना चाहिए ओवर 90% ऑफ अस, हम में से 90% लोग फील दैट, ये महसूस करते हैं, तो 90% ऑफ अस, ना कि 90% फ्रॉम अस। हम में से छांट नहीं रहा है वो, हमें से कह रहा है कि हम ही में से 90% लोग ऐसे होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो 90% ऑफ अस, हमारे 90% लोग जो होते हैं फील दैट, वो ऐसा महसूस करते हैं। क्लियर। फ्रॉम नहीं दोस्तों, फ्रॉम का यूज कहां करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं सेपरेट होने के लिए। जैसे मैंने कहा शी जम्प्ड फ्रॉम द वॉल, वो दीवार से कूद गई। शी जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, वो रूफ से कूद गई। तो कहीं से कूद जाना, सेपरेट होना, यहां पे सेपरेट नहीं हो रहा। वो कह रहा है 90% ऑफ अस, हम में से 90% लोग ऐसे होते हैं, तो इसलिए ऑफ आएगा ना कि फ्रॉम। 13 कह रहा है मेरे दोस्तों विद द मोर्टेलिटी रेट इन दिस रीजन, इस रीजन में, इस प्रांत में जो मृत्यु दर है एज हाई है 70%, वो कितनी है, वो 70% हाई है। वी नीड टू एनकरेज, हमें जरूरत है कि हम एनकरेज करें द लोकल पीपल को टू बिल्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने के लिए या हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। सिंपल। तो सेनेस ने कहा विद द मोर्टेलिटी रेट इन दिस रीजन एज हाई एज 70%, वी नीड टू एनकरेज द लोकल पीपल टू बिल्ड हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों सेंटेंस का मीन आपको सिंपल आ गया। मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, रीजन मतलब प्रांत, एनकरेज मतलब किसी को उत्साह देना, वी नीड हमें जरूरत है, टू बिल्ड हॉस्पिटल्स कि हम हॉस्पिटल बनाएं यदि हमें ये मृत्यु दर रोकनी है। तो एरर क्या होगा इसमें, सोचें। दोस्तों एरर इसमें सिंपल है, एरर इसमें बहुत सिंपल है। सेंटेंस में
ये सेंटेंस विद से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा? विद द मोर्टेलिटी रेट इन दिस रीजन, इस रीजन में मृत्यु दर के साथ कोई सेंस निकलेगा। तो मतलब क्या है? द मोर्टेलिटी रेट इन दिस रीजन, तो यहां पे एक्चुअल में विद हट जाएगा और दोस्तों रेट में एस लग जाएगा, रेट्स, क्योंकि ये जो रेट्स है ये वर्ब का काम करेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए इस पूरे सेंटेंस में 70% तक कोई वर्ब नहीं थी। 70% तक आप मुझे बताएं कोई वर्ब दे रखी हो? कोई वर्ब नहीं है। और एक दूसरा सेंटेंस चालू हो गया वी नीड से, राइट? तो एक सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? वो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो हमने क्या कहा? हमने विद को हटा दिया और सेंटेंस बनाया द मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर जो है, रेट्स बढ़ती है इन दिस रीजन, इस रीजन में एज हाई एज 70%, उतनी हाई जाती है जितना कि लोगों का जो एक प्रतिशत दर होता है 70%, उतनी हाई चली जाती है। वी नीड, तो हमें जरूरत है एनकरेज करने की लोकल पीपल को कि वो क्या करें? वो हॉस्पिटल्स बिल्ड करें। दिस इज सिंपल, इसलिए यहां पे विद हट जाएगा बिकॉज सेंसलेस है। नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? नंबर 14 सेंटेंस हमसे कहना चाह रहा है एज इकोनॉमी रिलाइज, जैसा कि इकोनॉमी डिपेंड रिलाई करती है, सिचुएट करती है ऑन एक्सेस, पहुंच पर। किसकी पहुंच पर? टू डिपेंडेबल, जिसपे हम डिपेंड है, एंड अफोर्डेबल, और जो अफोर्डेबल है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको हम वहन कर सकते हैं, सोर्सेज, किसके सोर्सेज? एनर्जी के। मतलब इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है, वो रिलाई करती है, वो सिचुएटेड होती है किस पर? एक ऐसी एनर्जी पर जो कि अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हम रुपया खर्च कर सकते हैं, या फिर और जिसपे हम डिपेंड होते हैं, जिसपे हम सब लोग डिपेंड होते हैं। तो भाई क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं पेट्रोल एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों जिसपे हम सब डिपेंड होते हैं, राइट? तो इसने कहा सोर्सेज एनर्जी उन एनर्जी में आती है जो कि इकोनॉमी को चलाती है। इज इट क्लियर? किसी भी देश की इकोनॉमी उसके एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड करती है, ये उसका बहुत महत्वपूर्ण रीजन होता है, आप ध्यान रखेंगे। कोई भी देश ले लें, उसके लिए उसकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एरर क्या होगा? बहुत सिंपल है, सोर्सेज एनर्जी नहीं होना चाहिए, यहां सोर्सेज ऑफ एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि सोर्सेज एनर्जी कोई वर्ड नहीं होता। एनर्जी के क्या? एनर्जी के सोर्स, तो इसलिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा। बाकी दोस्तों सारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्लियर? नंबर लास्ट एंड नंबर 15। तो दोस्तों नंबर 15 सेंटेंस हमसे कहना चाह रहा है सच अ सिचुएशन इज नीदर फीजिबल एंड डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आर्स। क्या कहा सेंटेंस में? बहुत गौर से समझिएगा। सच अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन है तो वो कहना चाह रहा है ऐसी सिचुएशन इज नीदर फीजिबल, वो ना तो फीजिबल है, ना तो प्रैक्टिकल है, नॉट डिजायरेबल एंड डिजायरेबल। मेरे मुंह से निकल गया दोस्तों यहां पे, क्योंकि नीदर के संग नॉर आता है और यहां पे एंड दे रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि यहां पे एरर हमें मिल गया, यहां एंड नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि एंड का यहां पे कोई पहलू नहीं है, यहां पे एंड का कोई मतलब नहीं होगा। तो एंड के प्लेस पे आप लगाएंगे यहां पे नॉर, और नॉर क्यों लगाएंगे? क्योंकि नीदर अपने साथ नॉर लेता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। कुछ लोग इसको नाइदर भी बोलते हैं, ये दोनों ही सही होते हैं, नाइदर कहें या नीदर कहें। तो दोस्तों सच अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इज नीदर फीजिबल, जो कि फीजिबल भी नहीं है, नॉट डिजायरेबल, और ना ही आकांक्षा की जाती है, इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आर्स, हमारी कंट्री में जो कि डेमोक्रेटिक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? हमारी जैसी कंट्री जो जहां हम रहते हैं वहां पे ऐसी जो सिचुएशन घटित हो जाती हैं कभी कभी, वो ना तो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती हैं, प्रैक्टिकल फीजिबल, जिनको हम कभी प्रैक्टिकल सोच ही नहीं सकते, ना तो वो ऐसी सिचुएशन होती हैं, और ना ही वो डिजायरेबल होती हैं। मतलब हम इनकी आकांक्षा भी नहीं करते कि ये घटनाएं हमारे देश में घटेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे एंड के प्लेस पे नॉर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीदर नॉर लेता है। इज इट क्लियर? ये थे हमारे दोस्तों 15 एरर्स जो हमने समझे, आज के 15 एरर्स। इनको फिर गौर से समझेंगे। यदि कहीं कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स। यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाटएवर रिलेट्स टू योर ग्रामर. If you have any kind of question, whatever the question relates to your any other chapter, whether it's a noun, pronoun, adjective, vocabulary, verb, adverb, you can write down. I'll try my best to reply you soon on that question. Is it clear? So finish करते हैं आज की क्लास. Take care of yourself दोस्तों. Stay hungry, stay healthy and stay tuned with me. Thank you. नमस्कार.